प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। हम हमारी हिंदी की जो पुस्तक है उसमें से दो बैलों की कथा पाठ का अध्ययन कर रहे थे। हमने देखा कि हीरा और मोती नामक दो बैल हैं। वो अपने मालिक का बहुत सम्मान करते, उसके आवाज़ के साथ ही समझ जाते थे और खेत में काम भी वो करते थे। लेकिन उनका मालिक जो झोरी है वह अपने साले के साथ उन्हें भेज देता है, तो वह रात को खुला कर वापस आ जाते हैं। लेकिन दूसरे दिन ही वो पुनः उन्हें लेने के लिए आ जाता है, उन्हें ले जाता है। 2-3 दिन उनसे बहुत काम में लेता उन्हें, लेकिन उन्हें खाने के लिए सूखे चारे के अलावा कुछ नहीं देता है। परेशान होकर वे रस्सी तोड़ाकर जाना चाहते हैं, लेकिन हीरा मोती को समझाता है कि हम ऐसा नहीं करेंगे। वह मोती अपने सींग से मारना भी चाहता है गया को, वह घर के अन्य लोगों को, लेकिन हीरा उसे मना कर देता है। उस घर की एक बालिका जो अपनी सौतेली माँ के व्यवहार के कारण आज़ादी को अनुभव करती थी, वो जानती थी कि ये दोनों कैसे परेशान हो रहे हैं, तो वो रात को उन दोनों को खोल देती है। दोनों वहाँ से भागकर और दूर तक आ जाते हैं और एक खेत में रुककर आराम से मटर की जो फसल है उसे खाते हैं। दोनों का पेट भरने के बाद दोनों कुछ देर मस्ती भी करते हैं। अब आगे आज हम थोड़ा जल्दी अध्ययन करेंगे, क्योंकि इस प्रकार से तो हमारा पाठ बहुत लंबा चलेगा। अरे ये क्या, कोई सांड भौंकता चला आ रहा है, क्योंकि सांड की आवाज़ आती है वैसी थोड़ी सुनाई दे रही है। तो कोई कह रहा है कि देखो कोई सांड आ रहा है। हाँ, सांड ये सामने आ पहुँचा। दोनों मित्र बंगले झाँक रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है, कितना भयंकर सूरत है। उन दोनों को सामने से सांड आता हुआ दिखाई देता है और वह बहुत ही भयंकर भी लग रहा है उसकी सूरत। दोनों सोचते हैं कि यदि नहीं डरेंगे तो उससे डर जाएंगे तो कायरता होगी, और यदि सामना नहीं किया तो भी उचित नहीं है। वैसे वह हष्ट पुष्ट लग रहा था। तो मोती मूक भाषा में ही अपने मित्र से कहता है कि बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा, भाग क्यों न चले। कि मैं आरजू कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ, वो नहीं मानेगा, चलो हम भाग कर चलते हैं। तो दूसरा कहता है, भागना कायरता है तो फिर यहीं मरो, बंदा तो 9-2-11 होता है। 9-2-11 होना मुहावरा है, इसका अर्थ होगा कि भाग जाना। वो तो कहता है मैं तो भाग जाता हूँ, और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। कि वो दौड़ा तो हमारे पीछे, तो कहता है कि कोई उपाय सोचिए। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें, कि हम दोनों उसका सामना साथ करते हैं। मैं आगे से रगेदता हूँ, तुम पीछे से रगेदो। अच्छा, अर्थात मैं आगे से धक्का देता हूँ और तुम पीछे से दो। दोहरी मार पड़ेगी, दोनों तरफ से उसे लगेगी, तो भाग खड़ा होगा, अर्थात तो उनसे डर जाएगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है, पर दूसरा उपाय नहीं। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। हमें लग रहा था कि इसका सामना करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी उसकी तरफ बढ़ते। सांड को संगठित शत्रु से लड़ने का तजर्बा न था। जो सामने सांड आ रहा था वह भी अकेले से ही किसी से लड़ा होगा। संगठित यदि 2 या 2 से ज़्यादा लड़े तो उनसे वह सामना नहीं कर पाता। वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था, एक ही दुश्मन से पहलवानी के समान जो युद्ध होता है वह करने की उसे आदत थी।
जो ही हीरा पर झपटा मोती ने पीछे से दौड़ा, हीरा की तरफ दौड़ा तो मोती ने पीछे से उस पर वार किया। फिर वह क्या करता है, सांड उसकी तरफ भी मुड़ता है तो हीरा ने रखे था, सांड मोती की तरफ मुड़ा तो पीछे से हीरा ने धक्का दिया। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे कि उससे भी ज़्यादा चालाक थे, उसे वह अवसर न देते। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला तो हीरा ने दूसरे पहलू से सिंह चुभा दिया। एक तरफ क्या झुला कर उसकी तरफ बढ़ता है तो मोती बगल में से पेट में मार देता है, और जब मोती की तरफ चलता है तो हीरा उसके बगल में से अपने सिंह है वो चुभा देता है। आखिर बेचारा जख्मी होकर वहाँ से भाग जाता है और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया। अब उनमें भी जोश आ गया कि ये तो अब हमसे हार जाएगा, हम इससे डरेंगे नहीं, और यहाँ तक कि उसके पीछे दौड़ते हैं, उस पर वार करते हैं और उसकी हिम्मत नहीं रहती, बेदम, अब हिम्मत नहीं रही, दम नहीं रहा तो वो नीचे गिर गया। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते। विजय जीत गए थे सांड से, इसलिए दोनों झूमते हुए आगे बढ़े। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, इशारा करते हुए मुख भाषा में, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। मोती ने क्या समझाया कि मेरी तो इच्छा हो रही थी कि मैं उसे मार ही दूं। अब वो क्या कहता हीरा, हीरा ने तिरस्कार किया। तिरस्कार, जो उसने बात कही थी उसका अपमान करते हुए क्या कहा, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए, यदि दुश्मन भी गिर जाता है तो उस पर वार नहीं करना चाहिए। यह सब ढोंग है, बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। उसकी आजकल के जैसे कुछ बच्चों की आदत होती है वैसी मोती की दिखाई गई, यहाँ पे व्यवहार बताया गया है कि ये सब ढोंग दिखावा है कि गिरे हुए दुश्मन पर वार न करें, उसको यदि ढंग से न मारे तब तक कि जब तक वह दोबारा फिर न उठ सके। अब घर कैसे पहुँचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा ले। वो क्या कहते हैं कि फिर कुछ खा लेते हैं। सामने मटर का खेत था, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने नहीं सुनी। अभी 2-4 ग्रास अर्थात उसने मुँह टिका के कुछ ही खाया था तो 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सिंचे हुए खेत में था, वो तो किनारे पर था और सूखा था वो वहाँ से खेत, तो वह आसानी से निकल जाता है। और जहाँ मोती था वहाँ खेत में फसल को पानी भी दिया हुआ था। उसके खुर कीचड़ में घुसने लगे। अब कीचड़ में पैर उसके धंसने लगते हैं, खुर हो, वो भाग नहीं पाता है, उसे पकड़ लिया जाता है। हीरा ने देखा संगी संकट में, यहाँ पशुओं में भी कितनी अच्छी विशेषता या ये कहीं कि आचरण दिखाया गया कि दूसरे ने देखा कि मेरा मित्र है वो संकट में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हौंस में बंद कर दिए गए, जहाँ आवारा पशुओं को पकड़कर रखा जाता है। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा सबक मिला था। सारा दिन बीत गया लेकिन खाने को उन्हें एक दिन का भी नहीं मिला। अब समझ में नहीं आता कि ये कैसा स्वामी है, इससे तो गया ही अच्छा था जो कम से कम सूखा चारा तो दे रहा था। यहाँ कई भैंसें भी थी, बकरियाँ भी थे, घोड़े भी थे, कई गधे भी थे, लेकिन किसी के सामने कोई चारा नहीं रखा हुआ था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। चारा न मिलने की वजह से उनमें शक्ति नहीं रही थी और मुर्दों के साथ समान पड़े थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे कि कोई चारा लेकर ही आ जाए। न कोई चारा लेकर आता दिखाई दिया और न ही फाटक खुलने का उन्हें इंतजार था, वो उनका पूरा हुआ।
तब दोनों जो दीवार थी कांजी हाउस की, उस दीवार को की जो मिट्टी है उसे चाटनी शुरू की, और इससे उन्हें कुछ संतुष्टि भी मिली, तृप्ति भी अर्थात संतुष्टि भी मिली। रात को जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा ने दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब और नहीं रहा जाता, अब रात को भी चारा नहीं मिलता है, भोजन नहीं मिलता है। तो मोती को क्रोध आ गया और उसने कहा हीरा ने कि अब और नहीं सहा जाता। मोती ने सिर लटकाए हुए उत्तर दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं कि सांस निकल रही है, इतनी जल्द हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ दे, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। दूसरे ने कहा मेरी तो हिम्मत ही नहीं बिल्कुल भी, बस इसी बुत्ते पर अकड़ रहे थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकीले सिंग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल गया। अर्थात मिट्टी से बनाई हुई थी वो, जैसे गांव में पहले चिकनी मिट्टी है उससे मकान में बनाए जाते थे, वैसे उस दीवार को बनाया गया था। तो वहाँ से कुछ ये कहे कि हम जो मिट्टी का ऊपर का लेपन का हिस्सा था वह गिर जाता है। फिर तो उसकी हिम्मत और बढ़ गई हीरा की, इसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लग गए। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ जाता है। हीरा का उजड़पन देखकर उसने कई डंडे उस पर बरसा दिए और मोटी सी रस्सी से भी उसे बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? तो क्या कहता है, अपने बुत्ते भर जोर तो मार दिया, ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए। अब मोती कहता है कि ऐसा जोर भी क्या काम का कि और बंधन, अर्थात रस्सी से बांध दिया गया, मार भी पड़ी और रस्सी से बांध दिया गया। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। जान से हाथ धोना पड़ेगा कि जान से भी मार सकते हैं, कुछ परवाह नहीं, यूँ भी तो मरना है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती, यदि दीवार गिरा देता तो कितना अच्छा होता, कितने जानवर इन्हें बचा लेता। इतने भाई यहाँ बंद है, किसी के देह में जान नहीं है कि किसी में भी हिम्मत नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सारे मर जाएंगे। हाँ, यह बात तो है। अच्छा तोला, मैं भी जोर लगाता हूँ। अब मोती ने भी सोचा मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने दीवार में उसी जगह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ गई। फिर तो दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर लगाने लगा मानो कोई प्रतिद्वंदी अर्थात दुश्मन से लड़ रहा है। आखिर कोई 2 घंटे की जोरदार आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई और उसने दुगुनी शक्ति लगाई तो आधी दीवार गिर गई। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर सजग हो गए, चेत उठे, सजग हो गए। तीनों घोड़ियाँ सरपट भाग निकली, आधी दीवार के ऊपर से छलांग लगा सकती थी वो भाग। फिर बकरियाँ भी निकल गई, भैंस थी वो भी निकल गई। गधे अभी जो के त्यों खड़े थे। कहते हैं ना कि गधा मूर्ख होता है, तो वही स्थिति यहाँ गधे की है। वह जैसा था, जैसे थे वो वही खड़े रहे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा कि फिर पकड़ लिए जाएंगे तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का मौका है, कि पकड़ लिए जाओगे बाद में तब देखेंगे, अभी तो मौका है। हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी, दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या न भागे। मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो। क्या कहता है कि तुम जाओ और मैं यहीं पड़ा रहूँगा, शायद कहीं भेंट हो जाए, कि शायद क्या अब तक कहीं हम फिर मिले। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, क्या कहता है मोती, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा?
हम और तुम दोनों, तुम इतने दिनों से एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए, तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊँ? मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? हीरा कहता है कि बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे कि यह तुम्हारी शरारत है, कि दीवार गिराई है उसके लिए मार पड़ेगी। मोती इससे नहीं डरता है और क्या कहता है, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता, इतना तो हो ही गया है, 9-10 प्राणियों की जान तो बची। यदि हम दोनों नहीं निकल सकते हैं तो कम से कम हमारी वजह से 9-10 प्राणी तो बचे, वे सब तो हमें आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े से बाहर निकाल दिया और तब अपने बंधु के पास आकर सो गए। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, ये हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़रूरी है कि हम सभी को आभास है कि इतने सारे जानवर निकल कर चले गए हैं, तो सभी में खलबली मचना ज़रूरी था। इतना ही नहीं कि मोती की खूब मरम्मत हुई, उसे मोटी रस्सी से बांध भी दिया गया। मारा तो था ही उसे, लेकिन रस्सी से भी बांध दिया। लेकिन उसने अपनी मित्रता के सामने मार खाना स्वीकार कर लिया, लेकिन अपने मित्र को छोड़कर नहीं गया। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहीं बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तिनका भी उनको नहीं दिया। एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने कमज़ोर हो गए कि उठा भी न जाता था। ठठरियाँ निकल आई थी, अर्थात ये कहते हैं कि हड्डियाँ दिखाई देने लगती हैं, वो दिखाई देने लगी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। क्या होता है कि कांची वंश में जो आवारा पशु उन्हें रखा जाता है, फिर उनकी बोली लगती है, और यदि कोई ले जाना चाहता है तो पैसे देकर फिर उन्हें ले जा सकता है। तो वही स्थिति होती है कि वहाँ देखते हैं कि कुछ लोग इकट्ठे हो गए हैं और डुग्गी बजकर संदेश दिया जाता है। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते, मन फीका करके चले जाते, क्योंकि दोनों बहुत कमज़ोर हो चुके थे। ऐसे मृतक बैलों को कौन खरीदता, ऐसे कमज़ोर बैलों को कौन खरीदे। सहसा एक दरियल आदमी, जिसकी आंखें लाल थी, जिसकी दाढ़ी आई हुई थी और आंखें लाल थी, मुद्रा अत्यंत कठोर, चेहरे के भाव बहुत ही कठोर, और दोनों मित्रों के कुल्लों में उंगली गोद कर मुंशी जी से बातें करने लगा। कुल्ले जो थे वहाँ उसने उंगली लगाकर देखा और फिर चर्चा करता है। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। चेहरा देखकर ये दोनों डर गए कि अब ये हमें साथ ले जाएगा तो हमारा नुकसान ही होगा। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह नहीं कि उन्हें काटा भी जा सकता है। उन्हें शंका हुई। दोनों एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा, भयभीत होकर डर के साथ एक दूसरे को देखते हैं और सिर झुका लेते हैं। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान नहीं बचेगी कि हम वहाँ रहते तो ही ठीक था। मोती ने अश्रद्धा भाव से उत्तर दिया, इसमें श्रद्धा ना हो ऐसे भाव क्या कहता है, भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर भी दया नहीं आती। श्रद्धा होती तो भगवान पे भरोसा करता, तो क्या करे, अब श्रद्धा नहीं दिखाई गई है ईश्वर के प्रति। क्या कहता, सभी पर दया करता, क्या हमारे ऊपर क्यों नहीं कर रहा है, क्या हमारे ऊपर दया नहीं आ रही है। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। दूसरा मित्र कहता है कि हमारा मरना जीना उसके कोई मतलब नहीं है, अच्छा ही है कुछ दिन उसके पास तो रहोगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब नहीं बचा। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। आपस में चर्चा करते हैं कि हमें काटेगा तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाए। यहाँ भी उन दोनों बैलों की परोपकार की भावना उजागर होती है कि चलो हम तो मारे जाएंगे, लेकिन हमारे मांस खाल
सींग हड्डी ये तो दूसरों की कमाई। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी काँप रही थी। बेचारे पाँव तक न उठा सकते थे। इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि उसके आगे जल्दी जल्दी चले, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जा रहे थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा मार देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। गाय बैल चर रहे थे, हरियाली खूब थी वहाँ पर। सभी जानवर खुश थे, चिकने चपल और चंचल और चिकनी। कोई उछल रहा था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था, अर्थात उसने चर लिया था और उसको फिर से उगल रहा था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं। उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी। उन पशुओं को देखकर सोचते हैं कि इनको किसी को भी चिंता नहीं है कि इनके दो भाई हैं बधिक, वध करने वाले के हाथ पड़ गए हैं और वो इन्हें मार देगा। ये सब सोच रहे हैं। सहसा दोनों को लगा कि एक परिचित रास्ता है। जिस रास्ते से बढ़ रहे हैं वो रास्ता परिचित। इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया। वहीं खेत, वहीं बाग, वहीं गांव मिलने लगते। प्रतिक्षण उनकी चाल और तेज हो गई। जब उन्हें रास्ता अपना सा लगने लगा तो उनकी गतियाँ वो भी तेज हो जाती। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, यह लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पूर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। अब जैसे उन्होंने देखा तो सोचा कि इसी कुएं पर हम आते थे, ये अपना ही खेत आ गया है और इसी पर ही हम पानी खींचने का जो काम है, पुर्जे हैं, या ये कहें कि कुएं से जो पानी निकाला जाता है, तो हम इसी कुएं पर तो काम करते थे। दोनों सोचते हैं। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया, कि हमारा घर भी नज़दीक आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ, यह जानने देगा, इसी में मार गिराता हूँ। नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे नहीं जाएंगे, कि जहाँ हमें बांधा जाता है वहाँ चलते हैं, फिर हम आगे नहीं जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। जिस प्रकार बछड़े का जन्म होते ही कुलेल भरता है, वैसे कुलेल भरते हुए अपने घर की तरफ दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ कर आ जाता है। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगे। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। वो भी बहुत खुश थे। ये नहीं सोच रहे थे कि झूरी ने क्यों भेजा है, वापस क्यों नहीं लाया, लेकिन वह बहुत खुश है। उसका हाथ भी चाटने लग जाते। दड़ियल ने जाकर खाया, बैलों की रस्सियाँ पकड़ ली। जाते ही बैलों की रस्सियाँ पकड़ ली तो झूरी ने कहा कि ये तो मेरे बैल, तुम्हारे बैल कैसे? मैं इसे मवेशी खाने से नीलाम के लिए लाया, नीलाम करवा कर लाया हूँ मैं तो इन्हें। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो। अब उसने कहा, मैंने तो समझा कि तुम चुरा कर ले आए। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अधिकार है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा, कि जाकर थाने में रिपोर्ट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल झल्ला कर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए आगे बढ़ता है। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हट गया। मोती ने पीछा किया, दड़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा, गांव के बाहर उसी निकाल कर आ गया। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर मार रहा था, और मोती विजयी शूरमा की तरह उसका रास्ता रोके खड़ा था। जैसे सैनिक जीत कर खड़ा हो जाता है, वैसे ही गांव के लोग ये सारा दृश्य देखकर हंस रहे थे। अब दड़ियल था वो भी हार कर चला गया। तो मोती अकड़ता हुआ कहता है,
हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मारने बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़। हीरा अपने मित्र से कह रहा है कि मैं तो डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर उसे मार न दो। और ये मोती क्या बताता है, यदि मुझे पकड़ता तो मैं उसे बिना मारे नहीं छोड़ता। अब न आएगा दोबारा, आएगा तो दूर से ही खबर लूँगा, देखो कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे, मर जाऊँगा पर उसके काम तो ना आऊँगा। कहता है कि मरना मंजूर है लेकिन उस दड़ियल के साथ नहीं जाऊँगा। इसलिए क्या कहता है, हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम सीधे हैं। यहाँ पे इन्हें बहुत ज़्यादा सीधा दर्शा दिया गया है। जरा देर में नांदों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया। थोड़ी देर ही हुई थी कि उनके लिए खल, भूसा, चोकर और अनाज, चारा सब कुछ डाल दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था, दुलार कर रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह अर्थात खुशी का माहौल था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे भी चूम लिए, अर्थात मालकिन भी अब खुश हुई है कि उसके बहन है वो वापस आ गए हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हमारा यह पहला पाठ पूरा हुआ और अब सभी को पहले जो शब्दार्थ हैं उनको करना है। लेखक परिचय, फिर शब्दार्थ, और शब्दार्थ करने के बाद हम जो छोटे क्वेश्चन हैं उनसे उत्तर शुरू करेंगे। तो सभी विद्यार्थियों को लेखक परिचय और शब्दार्थ इस पाठ के करके जल्दी से जल्दी अपने इस कक्षा 9 के ग्रुप पर भेजना है। धन्यवाद।